नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। आज बात होगी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की। 3 दिन के लिए गुजरात पहुंचे पीएम मोदी ने आज सोमनाथ धाम के दौरे के दूसरे दिन शौर्य यात्रा में हिस्सा लिया। उन्होंने सोमनाथ धाम में महादेव का दर्शन किया, पूजा की और महाअभिषेक भी किया। इसके साथ ही साथ सोमनाथ धाम में 8 जनवरी से शुरू हुए स्वाभिमान पर्व के उत्सव का समापन भी हो गया, लेकिन 15 जनवरी तक कई और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहेगा। आपको दिखाते हैं स्वाभिमान पर्व के दौरान निकाली गई शौर्य यात्रा और सोमनाथ मंदिर में पीएम मोदी की उपासना पर यह खास रिपोर्ट। गुजरात के सोमनाथ धाम की सजी धजी सड़क पर ऋषि कुमारों के डमरू वादन और शंखनाद के बीच पीएम मोदी का काफिला निकला तो माहौल देखते ही बनता था। ये तस्वीरें सोमनाथ धाम में स्वाभिमान पर्व के समापन के अवसर पर निकाली गई शौर्य यात्रा के विहंगम दृश्य की है। इसमें देशवासियों के शौर्य, साहस, संकल्प और सोमनाथ महादेव के प्रति अटूट आस्था की झलक साफ देखी जा सकती है। शौर्य यात्रा में पीएम मोदी के साथ भगवत ध्वज थामे 108 घुड़सवार शामिल हुए। ये दृश्य जैसे इतिहास के पन्नों को वर्तमान में जीवंत कर रहा था। शौर्य यात्रा के दौरान खुली गाड़ी पर सवार पीएम मोदी खुद डमरू बजाते नजर आए। वहीं इस दौरान सड़क के दोनों तरफ उमड़े हजारों लोगों ने हाथों में झंडियां और बैनर पोस्टर लेकर पीएम का स्वागत किया। तो साथ ही साथ जगह जगह बनाए गए मंचों पर मौजूद कलाकारों ने लोक नृत्य और संगीत की प्रस्तुति से सबका मन मोह लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने शौर्य यात्रा के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी के साथ जनता का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। इस दौरान इलाके के बहुत से लोग घरों की छतों से भी पीएम का अभिवादन और यात्रा का दीदार करते दिखे। शौर्य यात्रा हमीर जी सर्किल पहुंची तो पीएम ने वीर हमीर जी गोहिल की मूर्ति को नमन किया और पुष्पांजलि अर्पित की। हमीर जी गोहिल उन स्थानीय वीरों में से थे जिन्होंने सोमनाथ धाम को बचाने के लिए विदेशी आक्रांताओं से लोहा लिया था। वीर हमीर जी गुजरात के शूरवीर योद्धा थे। उन्होंने 14वीं सदी के अंत में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान जफर खान के आक्रमण से सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। करीब 1 किलोमीटर की इस शौर्य यात्रा में आम लोगों के साथ बड़ी संख्या में साधु संत भी शामिल हुए। आम लोगों ने जगह जगह उनकी आरती भी उतारी। ये शौर्य यात्रा बार बार सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अनगिनत वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के मकसद से निकाली गई। पीएम मोदी की अगुवाई में शौर्य यात्रा का समापन सोमनाथ मंदिर परिसर में हुआ। खुली गाड़ी पर सवार पीएम मोदी का काफिला मंदिर पहुंचा। पीएम मोदी पैदल ही मंदिर के अंदर पहुंचे। ओम नमः शिवाय के मंत्रोच्चारण, वैदिक मंत्रों के पाठ, डमरू वादन और शंखनाद के बीच पीएम मंदिर के अंदर गए। उन्होंने नंदी महाराज को सिर नवाकर प्रणाम किया। ओम पंचनद्याः सरस्वती। फिर सोमनाथ महादेव के दर्शन पूजन करने पहुंचे। उन्होंने ज्योतिर्लिंग के समक्ष चांदी के घड़े से जल चढ़ाकर आराधना की। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च
इंद्रो वृद्धश्रवाः। इसके बाद मंदिर के पुजारियों और आचार्यों के साथ पीएम ने विधि विधान से महादेव का महाअभिषेक किया। दधातु आदौ कर्मारंभे शांति सुक्तम पठेत। करीब 30 मिनट चले महाअभिषेक के दौरान पीएम मोदी महादेव की उपासना में मग्न और लीन नजर आए। उन्होंने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, फिर फूल अर्पित किए और पंचामृत से अभिषेक किया। पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो घंटे घड़ियालों की मधुर ध्वनि के बीच महाअभिषेक के बाद पीएम मोदी ने भक्ति भाव से महादेव की महाआरती की। फिर हर हर महादेव की गूंज के बीच पीएम का महादेव पूजन संपन्न हुआ। हर हर महादेव हर श्री सोमनाथ महादेव की। पूजा पाठ के बाद मंदिर से बाहर निकलते हुए पीएम मोदी परिसर में मौजूद वेद पाठी बटुकों के पास पहुंचे। उनके स्वस्ति वाचन और मंत्रोच्चारण को सुना, उनके साथ मंत्र पाठ करके उनका अभिवादन किया और फिर आगे बढ़े। सोमनाथ धाम से शौर्य सभा को संबोधित करने के लिए रवाना होने से पहले पीएम मोदी लोक कलाकारों से भी रूबरू हुए। उन्होंने कलाकारों का अभिवादन किया, उनसे मुलाकात की और उनके साथ मिलकर उनका वाद्य यंत्र भी बजाया। सोमनाथ धाम वो स्थान है जिसने इतिहास में बार बार आघात सहे, लेकिन आस्था ने कभी हार नहीं मानी। यहाँ पर हुए पहले हमले के 1000 साल बाद स्वाभिमान पर्व के अवसर पर निकाली गई शौर्य यात्रा ये बताती है कि भारत न झुक सकता है और न टूट सकता है। सोमनाथ धाम से निकली ये शौर्य यात्रा सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि भारत के अदम्य साहस की घोषणा है, जो आने वाली पीढ़ियों को अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए प्रेरित करती रहेगी। सोमनाथ महादेव की जय। नमः। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हर हर महादेव। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का समापन तो हो गया, लेकिन अभी कई कार्यक्रम होने हैं और इसका ऐलान गुजरात सरकार ने किया है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 8 जनवरी से आरंभ हुआ था। ये पर्व जनवरी 1026 में सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्मरणोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस स्वाभिमान पर्व में 8 जनवरी से कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए गए, विस्तार से आज आपको बताते हैं। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हमारी ऐतिहासिक चेतना और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। सोमनाथ मंदिर ने समय की कठोर परीक्षाओं का सामना किया, आक्रमणों को झेला, फिर भी पूरे शान से गौरव के साथ देश का स्वाभिमान बढ़ा रहा है। साल 1026 के इतिहास के कठिनतम अध्यायों से लेकर आज तक के ये तीर्थ बार बार उठ खड़ा हुआ और हर बार पहले से अधिक तेजस्वी और स्थिर बनकर उभरा। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हमें याद दिलाता है कि आस्था और आत्मगौरव की शक्ति कितनी अडिग होती है। हमारी सनातन परंपरा ने हमें सिखाया है कि चुनौतियां चाहे कितने भी बड़ी क्यों ना हो, विश्वास, संघर्ष और संकल्प से उन्हें पार किया जा सकता है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व केवल मंदिर की कहानी नहीं है, ये हमारी संस्कृति, हमारी राष्ट्रीय चेतना और हमारे सामूहिक इतिहास का उत्सव है। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि हमारी संस्कृति की धारा अटूट है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का शुभारंभ 8 जनवरी को हुआ था। सोमनाथ मंदिर परिसर में 2500 संतों की उपस्थिति में 72 घंटे तक निरंतर ओम का जाप आरंभ हुआ था, जिसका समापन 10 जनवरी की रात को हो गया। शिव जैसी अनुभूति उत्पन्न करने के लिए मंदिर के अंदर और बाहर 1000 कलाकार शंख बजाने के लिए बुलाए गए थे। स्वाभिमान उत्सव को और भी भव्य बनाने के लिए
शिव भक्ति, भजन और लोक नृत्यों के लिए पूरे क्षेत्र में लगभग 20 भव्य मंच तैयार किए गए थे और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। चार दिन के सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में इसके अलावा भी कई प्रकार के धार्मिक आयोजन किए गए। इससे पहले पूरे सोमनाथ मंदिर परिसर को भव्य और दिव्य तरीके से सजाया गया था। असल दिव्य दृश्य 10 तारीख से दिखने शुरू हुए, जब पीएम मोदी सोमनाथ की पवित्र धरती पर पहुंचे। आस्था और भारत के गौरवमयी इतिहास के 1000 साल पूरे होने के प्रतीक सोमनाथ मंदिर में स्वाभिमान पर्व की शानदार शुरुआत हुई। धर्म पथ पर सोमेश्वर महादेव की आराधना के साथ पीएम मोदी ने अपने इस यात्रा का शुभारंभ किया। मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री मोदी ने विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए भगवान सोमनाथ का आशीर्वाद लिया। सोमेश्वर महादेव की अर्चना के साथ ही ब्रह्मांड की मूल ध्वनि और परम ब्रह्म के प्रतीक ओंकार मंत्र का जाप 8 जनवरी को शुरू हुआ था। इस महाजाप में 2500 से ज्यादा बटुक और वेदाचार्यों ने हिस्सा लिया। ये महामंत्र 72 घंटे तक गूंजता रहा। इस अलौकिक पल के साक्षी खुद प्रधानमंत्री मोदी भी बने और इसमें हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भी ओंकार मंत्र का जाप किया। ओंकार की ध्वनि से पूरा परिसर ओजमय हो गया। लगा मानो सोमनाथ का इतिहास खुद उठ खड़ा हुआ हो और महादेव की स्तुति कर रहा हो। सोमनाथ मंदिर के इस शानदार पल का साक्षी बन रहा आकाश भी ड्रोन शो से खिलखिला उठा। पौराणिकता और आधुनिकता के इस अनूठे संगम की छटा आसमान में देखते ही बन रही थी। भगवान शिव का दिव्य स्वरूप, ब्रह्मांड का अनंत रूप, सोमनाथ के संघर्ष की गाथा, सब कुछ एक साथ सुनहरे आकाश में उतर आया। ड्रोन शो की इस प्रदर्शनी ने एक साथ ही लोगों को भाविक, गौरवान्वित और संकल्पित कर दिया। ड्रोन शो के बाद सितारों के झिलमिलाने की बारी थी, जिसका नजारा शानदार आतिशबाजी के बीच दिखा। एक साथ हजारों सितारे चमकते हुए मंदिर के आकाश पटल पर उभर आए। इस रोशनी से पूरा आसमान जगमग हो उठा। आतिशबाजी के बीच समंदर की लहरें भी हिलोरे मारती नजर आईं। सोमनाथ के पवित्र धाम में दिखे ये दृश्य सिर्फ कुछ पलों के गवाह नहीं है, ये उस इतिहास के साक्षी हैं जो ये बताती है कि क्रूर इतिहास आस्था पर चोट तो कर सकता है पर तोड़ नहीं सकता। जो अनंत से अनंत के लिए बना है उसे कोई पल समेट नहीं सकता। ये स्वाभिमान की न मिटने वाली कहानी है। सोमनाथ से ब्रजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मकर संक्रांति का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। तरह तरह की पतंगे बाजार में मिलने लगी है। पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल वाली पतंगे तो पहले से ही बिक रही है, लेकिन इस बार पतंगों पर ऑपरेशन सिंदूर की झलक भी देखी जा रही है। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की तस्वीरें पतंगों पर दिख रही है। दूसरी तस्वीर चेन्नई की है और तीसरी तस्वीर तमिलनाडु की, जहां पर जल्लीकट्टू को लेकर बैलों को तैयार किया जा रहा है। जल्लीकट्टू भारत का एक प्राचीन और पारंपरिक खेल है जो पोंगल के दौरान आयोजित किया जाता है, जिसमें सांडों को काबू करने की जद्दोजहद होती है। सांडों के सींगों में सिक्कों की थैली बांधकर उन्हें भीड़ के बीच छोड़ दिया जाता है। इसके बाद जो आदमी सांड के सींग से सिक्कों की थैली को निश्चित समय में निकाल लेता है उसे विजेता बताया जाता है। मकर संक्रांति के पास आते ही गुजरात में काइट फेस्टिवल की शुरुआत हो जाती है। इन दिनों गुजरात के कई जिलों में पतंगोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें देश विदेश से पतंगबाज शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं और अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं।
गुजरात के नर्मदा जिले के एकता नगर में आज इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2026 का आगाज हुआ। इसमें देश विदेश के पतंगबाजों ने हिस्सा लिया। भारत के अलावा श्रीलंका, न्यूजीलैंड, इटली, जर्मनी, स्पेन और तमाम देशों से आए पतंगबाजों ने यहां अपनी पतंग उड़ाई। इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी उमड़ पड़े। और इसी की तरह गुजरात के मेहसाणा जिले के ऐतिहासिक वडनगर में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। वडनगर की धरती पर 15 से अधिक देशों के पतंगबाजों ने हिस्सा लिया है और बड़े ही उत्साह के साथ यह उत्सव मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति से पहले वडनगर में उत्सव सा माहौल बन गया है। अमिताभ बच्चन के दीवानों की कमी नहीं है, लेकिन सूरत के उद्योगपति सुनील की बात ही कुछ और है। सुनील ने यह ठान लिया था कि जब तक महानायक नहीं आएंगे वे अपने घर का गृह प्रवेश नहीं करेंगे। आखिर उनकी तपस्या का फल मिला और 19 महीने के इंतजार के बाद वो घड़ियां आई और महानायक के हाथों उनके घर का गृह प्रवेश हुआ। कहानी दिलचस्प है, इसलिए आप पूरी रिपोर्ट देखिए। वैसे तो दीवानगी की हद कुछ भी हो सकती है, लेकिन गुजरात के सूरत में अमिताभ बच्चन के फैन की दीवानगी आजकल चर्चा में है। सूरत में रहने वाले एक उद्योगपति ने सदी के महानायक को बुलाकर ही अपने घर का गृह प्रवेश किया। इसके लिए उस शख्स ने 19 महीने का इंतजार किया। जब महानायक सुनील शाह के घर पहुंचे तो नजारा देखने लायक था। अमिताभ बच्चन को नए घर में बुलाकर गृह प्रवेश के लिए सुनील ने 19 महीने इंतजार किया, तब जाकर उनका सपना पूरा हो सका। 19 महीने के इंतजार के बाद जब अमिताभ बच्चन उद्योगपति के घर पहुंचे तो नजारा देखने लायक था। अमिताभ बच्चन के इस खास फैन ने अमिताभ बच्चन के लिए अपने नए घर में एक अलग से कमरा बनवाया है, जिसमें अमिताभ बच्चन की यादों से जुड़ी तमाम तस्वीरें और उनके द्वारा केबीसी में पहने गए ब्लेजर को सजा कर रखा है। बिग बी के घर आने पर सुनील ने उनके स्वागत के लिए तमाम तैयारियां कर रखी थी। सुनील शाह ने अमिताभ के पहुंचने पर रिबन कटवाकर गृह प्रवेश करवाया था। यही नहीं, बिग बी के लिए सुनील शाह ने अपने इस घर में अलग से कमरा तैयार करवाया है, जहां उनसे जुड़ी यादें और उनसे जुड़ी तस्वीरें लगा रखी हैं। साथ ही उनकी मूर्ति को भी स्थापित किया है, जिसका अनावरण खुद बिग बी ने किया था। केबीसी में अमिताभ बच्चन के पहने ब्लेजर से लेकर कई पुरानी तस्वीरों को सहेज कर रखा गया है। सुनील शाह ने अपने घर के मंदिर में महानायक की मूर्ति भी रखी है। सुनील का कहना है कि 23 साल पहले वो केबीसी में पहुंचे थे, तब से उनके प्रति दीवानगी की शुरुआत हुई थी, जो आज तक जारी है। सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी 12 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत पहुंची है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 से पहले फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी टूर के तहत ट्रॉफी का आधिकारिक अनावरण दिल्ली में किया गया। यह आयोजन भारत में फुटबॉल की बढ़ती लोकप्रियता और वैश्विक खेल मंच पर देश की मजबूत होती उपस्थिति को दर्शाने के उद्देश्य से किया गया। इस खास मौके पर केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया, ब्राजील के पूर्व विश्व कप विजेता और फीफा लेजेंड गिलबर्टो डी सिल्वा, खेल इतिहासकार बोरिया मजुमदार और कोका कोला इंडिया एंड साउथ वेस्ट एशिया के शीर्ष अधिकारी उपस्थित रहे। फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपनी वैश्विक यात्रा के दौरान 30 देशों के 75 स्थानों का दौरा करेगी और 150 से ज्यादा दिनों तक प्रशंसकों को फुटबॉल के रोमांच से जोड़ेगी। लद्दाख के ठंडे रेगिस्तानों में हाल ही में बैक्ट्रियन ऊंट तैनात किए गए हैं, जो अत्यधिक ठंड, कम घनत्व वाली हवा और 15,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर बड़े आराम से गश्त करने में सक्षम है। इसलिए इन ऊँटों को इस बार गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किया गया है और ये ऊँट कर्तव्य पथ पर कदमताल करते हुए पहली बार नजर आएंगे। रिपोर्ट देखिए।
भारत की प्रतिष्ठा के नीतियों का रंग। विश्व बंधुत्व को परिभाषित करता कर्तव्य पथ का यह देश की आन बान और शान का प्रतीक है गणतंत्र दिवस परेड, जिसमें देश की सैन्य क्षमता, संस्कृति और परंपरा की झलक मिलती है। इस साल होने वाले गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार भारतीय सेना के पशु सैनिक भी कदमताल करते हुए कर्तव्य पथ पर देखेंगे। इस दल में 2 बैक्टीरियन ऊंट, 4 जांस्कर, 4 शिकारी पक्षी, 10 भारतीय नस्ल के मिलिट्री डॉग्स और सेवा में मौजूद 6 पारंपरिक आर्मी डॉग्स शामिल होंगे। भारतीय सेना अत्याधुनिक तकनीक के साथ तेजी से आधुनिक होते हुए भी परंपरा और इनोवेशन के मेल से अपनी क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रही है। इसी कड़ी में पहली बार 2 कुबड़ वाले बैक्टीरियन ऊंट गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेंगे। इन ऊंटों को भारतीय सेना में अंतिम मील रसद वितरण और पूर्वी लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान में गश्ती कार्यों के लिए शामिल किया गया है, जो LAC के पास मौजूद है। राशन पहुंचाने के अलावा इन ऊंटों का उपयोग दुर्गम इलाकों में लंबी दूरी की गश्त के लिए भी किया जाता है, जहां वाहन नहीं पहुंच सकते। शुरुआती चरण में 1 दर्जन से ज्यादा बैक्टीरियन ऊंटों को सेवा में शामिल किया जा चुका है। परेड के दौरान 2 बैक्टीरियन ऊंट कर्तव्य पथ पर मार्च करते हुए दिखाई देंगे, जो दिल्ली में पहली बार दिखेंगे। पारंपरिक रूप से मंगोलिया और मध्य एशिया में पाए जाने वाले ये ऊंट सदियों पहले प्राचीन सिल्क रूट के रास्ते लद्दाख पहुंचे थे और अब नुब्रा घाटी के हुंडर गांव में इनका प्रोडक्शन किया जाता है। पिछले 2 सालों में बैक्टीरियन ऊंट सबसे कठिन मौसमी परिस्थितियों में अमूल्य साबित हुए हैं। ये ऊंट 15,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर आराम से काम कर सकते हैं, 150 से 200 किलोग्राम का भार उठा सकते हैं और -20 डिग्री सेल्सियस तक के कम तापमान में भी इनके काम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऊंट बिना पानी के भी लंबे समय तक यानी 72 घंटे तक जीवित रह सकते हैं, जो इन्हें लद्दाख के शुष्क और बर्फीले रेगिस्तानी इलाके के लिए आदर्श बनाता है। डबल हम्प कैमल भारत में सिर्फ नोब्रा वैली, लद्दाख की नोब्रा वैली में पाया जाता है। ऊंटों की प्रजाति जो ये की मंगोलिया की है, दरअसल कुदरत ने हाई आल्टीट्यूड में इस जानवर को बहुत सारी खूबियां दी है, जिनमें सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये 14,000 से 16,000 फीट की ऊंचाई तक एक घोड़े से या कच्चर से 5 गुना ज्यादा वजन उठाता है। चीन के साथ जब से विवाद बढ़ा है, तब से डबल हम्प ऊंट सेना के लिए किसी जहाज से कम नहीं है। ये उन जगहों तक सेना को रसाई और हथियार पहुंचाता है जहां पर एक इंसान के लिए कोई भी बोझ ढोना मुश्किल भी है और नामुमकिन भी। बैक्टीरियन ऊंटों की घनी बोहें, लंबी पलकें और बंद होने योग्य नथुने उन्हें धूल और बर्फीली हवाओं से बचाते हैं, जबकि उनके चौड़े खुरदुरे पैर उन्हें बर्फ, चट्टान और रेत पर आसानी से स्थिर गति प्रदान करते हैं। भारतीय सेना ने कुछ समय पहले ही पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ विवादित और ऊंचाई वाले सीमावर्ती इलाकों में रसद और गश्त के लिए 2 कुबड़ वाले बैक्टीरियन ऊंटों को औपचारिक रूप से शामिल किया है। यह वो इलाका है जहां ऑल टेरेन वाहन और खच्चर भी मुश्किल से चल पाते हैं। DRDO की यूनिट रक्षा उच्च ऊंचाई अनुसंधान संस्थान, जो भारतीय सेना के रिमाउंट और पशु चिकित्सा कोर के सहयोग से काम कर रही है, उसने 2023 में लद्दाख में उन ऊंटों का परीक्षण शुरू किया था और लेह में मौजूद फायर एंड फ्यूरी कोर को 14 ऊंट सौंप दिए हैं। 7 फीट ऊंचे कुबड़ वाले और 600 से 1000 किलोग्राम वजनी ये मजबूत जानवर अदम्य शक्ति और सहन शक्ति से भरपूर होते हैं। उबड़ खाबड़ इलाकों में भार ढोने की उनकी क्षमता उन्हें लद्दाख में उपयोगी और जरूरी बनाती है। इन ऊंटों को उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में नकली छोटे हथियारों और मोर्टार फायरिंग के बीच गश्त करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। श्रीनगर से अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे। और अभी के लिए इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।